महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए यहाँ मैं आपके सामने आया हूँ, और वो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक बहुत अच्छा विषय, और वो है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष दिया तो कुछ अपेक्षाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबसे हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं अपने स्तर पे, आज उस विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले आप एक कंज्यूमर हैं, तो आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर होने के नाते यदि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको भारतीय उत्पादों को खरीदने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि आप उसको प्राथमिक दर्जे पे रखेंगे, यदि आपके मन में जब आप कुछ सामान खरीद रहे हैं और ये विचार है कि मुझे भारतीय प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ सकता है। ये हुआ एक डायमेंशन या एक आयाम चीजों को देखने का। बट दूसरा आप आयाम समझने की कोशिश करें, और वो है उद्यमियों की तरफ से। मेरा ये वीडियो उद्यमियों और शासन के प्रति आह्वान है कि आप कंज्यूमर को ये एक तरीके से, एक रणनीति से आप बांधे नहीं रख सकेंगे यदि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उस क्वालिटी के नहीं हुए कि वो सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी आपसे प्राप्त कर सकें। तो हर उद्यमी का प्रयास ये होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में वो विश्व स्तरीय उत्पाद अच्छे क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का, अच्छे दामों पर, सही दामों पर लोगों को उपलब्ध करा सके। अगर हम हमारे छोटे उद्यमों में ये संकल्प लेते हैं कि मैं मेरे विषय में, मैं मेरे काम में इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, यानी भारत के अंदर कहीं से और कोई प्रोडक्ट का इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास करूंगा, तो आप अपने कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करवा पाएंगे जो चाइनीज काउंटर पार्ट आपके अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा विषय है। पर आप शायद पूरे भारत को, क्योंकि भारत अकेला 35 राष्ट्रों के बराबर जनसंख्या होल्ड करता है, तो आप पूरे भारत को शायद अपना सप्लाई नहीं पहुंचा पाए। पर आप ये कोशिश कीजिए कि क्या आप ग्राम स्वराज्य की कल्पना जो महात्मा गांधी या हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, उस पे काम कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज इस तरह के होंगे कि मेरे गांव में बाहर से माल के आयात की जरूरत न पड़े, मेरे शहर में बाहर से माल के आयात की जरूरत न पड़े, मेरे प्रदेश में बाहर से माल के आयात की जरूरत न पड़े। तो आप किसी दिन या थोड़े ही दिनों में अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। ग्राम स्वराज्य की कल्पना या ग्राम की मूल कल्पना ही ये कल्पना है कि वो आत्मनिर्भर इकाई के तौर पे काम करे। पहले हमारे यहाँ पे जो ग्राम होते थे वो पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, हमारे जनपद आत्मनिर्भर थे, हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर थी, हमारे महाजनपद आत्मनिर्भर थे, और हमारे छोटे देश या राज्य आत्मनिर्भर हुआ करते थे। इसलिए भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था, और आज से 150 साल पहले तक भारत विश्व को लीड इसलिए कर पाया क्योंकि भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इतना अच्छा बना देते हैं कि आपके पास सरप्लस हो, तो आप एक्सपोर्ट करते हैं, और वो ही तरीका होना चाहिए एक्सपोर्ट करने का। तो एक विषय तो ये है कि उद्यमियों को प्रयास करना पड़ेगा ईमानदारी से कि वो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको कम प्रॉफिट मिले, थोड़ा कम कमाइए। आपकी कीमतों को यदि चाइनीज प्रोडक्ट के स्तर पे लाने के लिए यदि आपको थोड़े से अपने प्रॉफिट्स को कम करना पड़े, कीजिए, वो ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़े, कीजिए, वो ज़रूरत है।
ये सारे प्रयास यदि आप अपने विषय पे करेंगे तो आप भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में एक उद्यमी के तौर पे, और यहाँ पे उद्यमी की वही भूमिका है जो सेना की बॉर्डर पे, सीमा पे। आप अपनी अर्थतंत्र को इतना मजबूत कीजिए कि वो किसी भी तरह से चाइनीज इन्फ्लुएंस में ना आए, तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और चाइनीज ही क्यों, वो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अपने आप को एक राष्ट्र का प्रहरी मान के आगे बढ़िए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ही अब चाइनीज कंपनीज आ रही हैं। यदि पिछले 5-6 सालों में यदि देखें आप, तो बड़े बड़े सारे इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट हुए हैं। मेक इन इंडिया पूरा प्रोजेक्ट यदि आप उठा के देखें तो 75% इन्वेस्टमेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हमने जहां विश्व के यूरोप का पैसा यहाँ लाना था, अमेरिका का पैसा यहाँ लाना था, उसकी वजह से चाइना का पैसा हम यहाँ ले आए। चाइना का पैसा क्यों आया? क्योंकि चाइना की वो पॉलिसी वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय थी कि वो आपके राष्ट्र में आएंगे, फिर आपकी सरकारों को प्रभावित करेंगे, फिर आपकी पूरी की पूरी देश पे कब्जा करेंगे। और ऐसा उन्होंने मल्टीपल टाइम बाकी सारी कंट्रीज में, यदि आप पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत देखें तो वो सीपैक की वजह से है। और ये कहीं ना कहीं चाइनीज पैसा था। अभी चाइना ने अफ्रीका को टारगेट करा हुआ है और चाइना की रणनीति का हिस्सा है वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां। तो यदि पेटीएम में अलीबाबा पैसा लगाती है तो वो एक रणनीति के तहत लगाती है, सरकारी रणनीति के तहत। नहीं तो चाइना की इतनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है कि आप वहां से $1000 बाहर नहीं निकाल सकते आसानी से, बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके हर अकाउंट पे वॉच रखती है। तो ऐसा कैसे होता है कि भारत में आके ल्यूगोंग पीथमपुर में आपकी इतनी बड़ी यूनिट सेट कर पाती है? सरकार के सपोर्ट से। सरकार चाहती है वहां की कि आप जाएं और भारत की इकोनॉमी पे होल्ड करें। तो दूसरी चीज आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे ये कर सकते हैं कि चाइनीज पैसा लेना बंद कीजिए, भले ही कितना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में आए। फिर ग्राम स्वराज की बात करें कि हमारे यहाँ पे कभी भी हमने ये कल्पना ही नहीं की थी कि हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज बनाएंगे, कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज फॉर्म करेंगे। दिस इज सो इडियोटिक। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ी करनी चाहते हैं तो वैसे खड़ा कीजिए जैसे जमशेदजी टाटा ने करी। आप समझ रहे हैं? एक ग्रुप जो पूरी वर्ल्ड में हाईली रिस्पेक्टेड है, वो इसलिए नहीं है कि किसी फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ले लिया था उन्होंने। ये इन्वेस्टमेंट देते हैं पर कई सालों तक, कई जनरेशन तक वो मेहनत हुई है। पर जमशेदजी टाटा अपने जमाने के भी बहुत धनाढ्य व्यक्ति हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिना इन्वेस्टमेंट लिए आप पैसा नहीं कमा सकते। और आप उस टाटा ग्रुप की राष्ट्रभक्ति के हजारों कहानियां हैं, आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि एक हमारा हर काम राष्ट्र वंदना का काम कैसे हो सकता है। तो उद्यमियों के तौर पे मुझे उन उद्यमियों से बड़ा परहेज है जो चाइनीज पैसा लेने को तैयार है। मैं चाहता हूं आप लोग चाइनीज पैसे के पीछे नहीं भागे। इनफैक्ट कोई भी फॉरेन फंड के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। भारत एक धनाढ्य राष्ट्र है। आपको सिर्फ लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उस क्वालिटी के हैं कि आप दुनिया में उनको दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। आप टाटा ने वो विश्वास दिलाया है, टाटा पे विश्वास है तो लोग उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आपका क्यों नहीं है? आप वो सोचिए। हो सकता है आपके पास अभी पैसे की कमी हो सकता है आपको दूसरी बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हो, बट आप ये सोचिए कि मैं इन्वेस्टमेंट चेज करने की बजाय मैं यहाँ पे अपनी कंपनी में क्या नया ट्विक करूं कि मार्केट मुझे पैसा दे दे। आप रिलायंस की स्ट्रेटेजीज देखिए। यदि रिलायंस का आप ध्यान से, वो तो अभी पैसा उन्होंने बाहर से लिया, अदरवाइज यदि आप ध्यान से देखें तो उन्होंने हमेशा मार्केट का पैसा यूज करा है। और ये लोग 3-3.5% ऑफ जीडीपी होल्ड करते हैं भारत का। तो आप भी वैसी कंपनी बना सकते हैं और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ सब्र का काम है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग पैसे के इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं सारे एंटरप्रेन्योर, उनकी समस्या ये है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। आप अलीबाबा की 110 ईयर्स की प्लानिंग है आगे की, गूगल की 300 साल आगे की प्लानिंग है। आप कम से कम 2 जनरेशन आगे का प्लान तो कीजिए कि आपकी कंपनी कहाँ जाएगी। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आएंगे तो आपकी कंपनी होल्ड ही नहीं कर पाएगी दूसरी जनरेशन तक, तीसरी जनरेशन तक। तो दिस इज सेकंड थिंग।
एंटरप्रेन्योर ये कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वर्ल्ड क्लास बनाएं और बाहर के इन्वेस्टमेंट से बचें। तीसरी चीज हम ये कर सकते हैं और जो करना जरूरी है हमारे लिए, वो है शासन और प्रशासन के तौर पे। शासन में दो समस्याएं हैं, एक है उनकी लेथार्जी मतलब अकर्मण्यता, और दूसरी है उनका भ्रष्टाचार। यदि आप शासन और प्रशासन में कहीं हैं तो आप ये सोचिए कि आप अपने राष्ट्र को फिर गुलाम बनाने की तरफ जा रहे हैं। इस बार चाइनीज गुलामी की तरफ जा रहे हैं, पिछली बार अंग्रेज गुलाम थे। तो हर बार एक मीर जाफर की जरूरत क्यों है इस राष्ट्र को? और आप यदि शासन प्रशासन में हैं तो क्या आप ये कर सकते हैं कि अपने भ्रष्टाचार और अपने लालच को व्यक्तिगत रूप से कम कर सकें? व्यक्तिगत रूप से कम कर लीजिए। कम से कम उन उद्यमियों के लिए प्रयास कीजिए, उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए जो उद्यमी अपने अपने क्षेत्र में भारत को एक अच्छे स्तर पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर उद्यमी वही कर रहा है। यदि उसकी व्यक्तिगत सफलता के लिए भी प्रयास करता है तो वो अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के ही सफलता के प्रयास करता है। तो उद्यमियों को सपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज है अकर्मण्यता, और वो अकर्मण्यता कैसे हावी होती है मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। कभी चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क्स की आप साइज और क्वांटम देखिए, किस लेवल पे वो काम करते हैं, उनका इंटीग्रेशन देखिए। एक पूरे शहर के बराबर उनका एक इंडस्ट्रियल पार्क होता है। और वो क्यों हो पाता है इंडस्ट्रियल पार्क इतना बड़ा? क्योंकि सरकार वैसी नीतियां बनाती है। तो क्या आप प्रशासक के तौर पे ऐसी नीतियां बना सकते हैं कि हम इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बना सकें, हम इतने बड़े बड़े इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बना सकें और उसमें आप न्यूनतम स्तर का भ्रष्टाचार करें? अगर आप ये करते हैं तो जिन भगत सिंह, जिन राजगुरु, जिन सुखदेव, जिन चंद्रशेखर आजाद की आप नाम लेते हैं, या जिन जमशेदजी टाटा या जिन JRD टाटा का आप नाम लेते हैं, उनकी फहरिस्त में आप आएंगे। या फिर आप वो बन जाइए जिनकी 3 पीढ़ी बाद उनके पोतों पोतियों को या उनके परपोतों को उनके नाम याद नहीं है। आप कोशिश करके देखिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपके परिवार में जब 1931 में जो 20 साल के थे 1931 में, या 25 साल के थे, उनका नाम क्या था उस जनरेशन के लोगों का? आपको याद नहीं आएगा। क्यों? भगत सिंह का तो नाम याद है आपको, क्योंकि भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। वो भाव पैदा करिए तो आप शायद वो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, सांसद होने के नाते, विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते सिर्फ घोषणाएं और सिर्फ आवाजें नहीं करेंगे, सिर्फ योजनाएं नहीं थ्रो करेंगे, वो भी हवा में। आप वो बना के दे सकते हैं राष्ट्र को, वो नीतियां बना के दे सकते हैं जिन पर कदम दर कदम धीरे 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 राष्ट्र आगे बढ़े। और मैं मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी घोषणाएं की हैं, जितने आयोजन किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं मूल रूप से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का प्लान भी है, पर गैप बहुत ज्यादा हो जाती है। आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और कदम इतने छोटे छोटे लेते हैं, वैसे नहीं चलेगा। कदम भी बातों के साथ। हम उस राष्ट्र के निवासी हैं जहां पे राजा राम के बारे में के पूरे कुल के बारे में ये बोला जाता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर तो चली जाए। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और कई जनरेशन से करते हैं। तो थोड़ा आप प्रशासन के तौर पे सोचिए कि क्या आप ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, क्या आप ऐसे इंटीग्रेटेड पार्क बना सकते हैं जहां पे प्रोडक्शन भी वही हो रहा है, रॉ मटेरियल भी वही, रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी वही हैं, वेंडर्स भी वही हैं, लॉजिस्टिक्स भी वही है, इंटीग्रेशन भी वही है, और वो रोड के और ट्रांसपोर्टेशन के इतना नज़दीक है, और उतनी बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक हब्स हैं वहाँ पे कि हज़ारों ट्रक्स खड़े हो सकें। यदि आप करेंगे तो वही उद्यमी जिसको मैं बोल रहा था अभी कि वो चाइनीज़ पैसा न ले या वो अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाए, उसको कॉस्ट कम आएगी। जब उसको कॉस्ट कम आएगी तो जिन कंज्यूमर्स को मैं अभी बोल रहा था कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदें तो उनको डिफरेंस ऑफ प्राइस उतना ज़्यादा नहीं आएगा। यदि हम प्रशासक के तौर पे यदि आप ऐसा सोच सकते हैं, और यदि आप छोटा छोटा कर सकते हैं, हो सकता है आप एक प्यून हो, आप छोटा करिए, आप कुछ वहाँ से कीजिए। हम 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ के देश के लोग 135 करोड़ निर्णय अगर एक साल में एक निर्णय लें तो 135 करोड़ निर्णय होते हैं आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए।
तो क्या हम 135 करोड़ निर्णय हर महीने ले सकते हैं? छोटा सा निर्णय, जब आप काउंटर पे खड़े हैं तो खरीदते टाइम, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन देते टाइम, जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो पॉलिसी बनाते टाइम, जब आपके सामने एक एंटरप्रेन्योर बैठा है तो उसकी फाइल पे साइन करते टाइम, क्या आप ऐसे छोटे छोटे निर्णय ले सकते हैं? यदि ले सकते हैं तो आप आज से 300 साल बाद, 200 साल बाद तक आपकी पीढ़ियां आपको सलाम करेंगी। और यदि नहीं ले सकते तो आप उन गुमनाम लोगों में रहेंगे जिनके बारे में उनके ही खुद के वंशज नहीं जानते। आपको ये तय करना है कि भारत आज जिस परिस्थिति में है उसमें एक गुलाम राष्ट्र बनेगा, या भारत जिस परिस्थिति में है उससे बाहर आके विश्व को एक दिशा दिखाएगा कि देखो शक्तिशाली सामर्थ्यवान राष्ट्र कैसे खड़े किए जाते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग सब देशभक्त हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थोड़े थोड़े प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। महीने में, हफ्ते में एक निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लीजिए, और हम 135 करोड़ लोग यदि हर हफ्ते 135 करोड़ डिसीजन, 135 करोड़ निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेते हैं तो ये राष्ट्र बहुत सशक्त राष्ट्र आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। नहीं लेते हैं तो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं, चाहे वो मुग़ल काल में की हों, चाहे अंग्रेज़ों के काल में की हों, चाहे उसके पहले शक खून और दूसरे लोगों के काल में की हों, वही गलतियाँ आज हम कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, देश को आपकी ज़रूरत है, देश को आपके विचार की ज़रूरत है, देश को आपकी समझ की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं मानता हूँ भारत को आत्मनिर्भर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप मानिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना आपकी जिम्मेदारी है।